हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम जो है अपनी आंसर राइटिंग की सीरीज में जीएस का पेपर थर्ड का जो है आंसर राइटिंग करेंगे और हमारा टॉपिक होगा इंडियन एग्रीकल्चर का। आज का जो है मैंने क्वेश्चन बहुत ही डायनामिक क्वेश्चन रखा है, जिससे कि आपको थोड़े डायनामिक क्वेश्चन भी करने को आए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द इशू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जो एग्रीकल्चर लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में बांटा जाता है, उससे रिलेटेड क्या क्या इशू है। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन बनाएंगे, ये कुछ जो है समय पहले एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, ठीक है, द हिंदू में कवर अप हुआ था। तो उसमें जो है सारे इशू जो है क्या किए गए थे, बताए गए थे उस पूरे जो है आर्टिकल में। वहीं से जो है सारे इशू क्या कर रहा हूँ मैं आपको, क्या कर रहा हूँ, इस आंसर में फिट करके दिखा रहा हूँ। यानी कि इससे आपको यह भी पता चलेगा कि हमारे लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप द हिंदू पढ़ें, भले ही आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, ठीक है। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल या कौन सी खबर हमारे GS 1 से रिलेटेड है, या GS 2 से रिलेटेड है, या जीएस के पेपर 3 से रिलेटेड है, या एथिक्स जीएस के पेपर 4 से रिलेटेड है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर आपको इतना अच्छा मटेरियल देते हैं कि आपकी कॉपी दूसरे बच्चों से एकदम अलग हो जाती है, और आप खुद इस आंसर में क्या करेंगे, महसूस करेंगे जो आपको मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा। अगर इसका हम ट्रेडिशनल वे में आंसर लिखें कि भैया एग्रीकल्चर लोन की भारत में क्या क्या समस्या है, तो वही हम बुक किस बात करेंगे, ठीक है। बुक किस बात का मतलब कि किसानों को टाइम पे नहीं मिलता, ठीक है। किसानों को जो है जो अमीर किसान है उनको ही ज़्यादा मिलता है, इस तरह की इनपुट और आउटपुट जैसी बात करेंगे। लेकिन इसमें अगर हम न्यूज़पेपर की सहायता से जो करंट के, जो एक तरीके से जो सर्वे हुआ है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट की क्या क्या समस्या है, तो वो किसी किताब में नहीं है, ठीक है, वो न्यूज़पेपर में आई थी। तो आंसर भी जो है कौन सा अच्छा होगा, ऑब्वियसली जो आज के जो है ज़माने से ज़्यादा क्या हो, कोरिलेटेड हो। बाकी आप समझ गए होंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करता नहीं हूँ, तो शुरुआत करता हूँ, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि, ब्लैक पेन अगेन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके क्या क्या इश्यूज हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के। तो सबसे बड़ी की टर्म क्या है, एग्रीकल्चर क्रेडिट ही इस क्वेश्चन में है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब है, आप इसको समतुल्य मान सकते हो एग्रीकल्चर लोन जो भारत में दिया जाता है, या ऐसा लोन जो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आंसर लिखते समय हमारा मेन पॉइंट होगा कि एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है, इसको समझा दें, ठीक है। और थोड़ा सा हम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट भी समझा सकते हैं कि कितने टाइप का जनरली किसानों को एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम यह भी बता सकते हैं कि रिसेंटली हमारे बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट 18 लाख करोड़ था 2022-23 के लिए। इससे क्या होगा, आपके आंसर में एड ऑन होगा। अब जब हमारा पार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम सीधे हेडिंग डालेंगे कि इशू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर क्रेडिट, और फिर पॉइंट बाई पॉइंट जो है जितने भी इशू हमारे दिमाग में आते हैं उनको यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसी स्लाइड से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले तो सारी चीज़ों को जो है इरेज कर देते हैं, और एकदम फ्रेश जो है यहीं से हम क्या करते हैं, अपना आंसर शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर लोन ही है। तो हम ये कह सकते हैं समझाने के लिए कि इन जर्नल, ठीक है, सामान्य तौर पे एग्रीकल्चर जो हमारा क्रेडिट है वो किससे डील करता है, डील्स विथ डील्स विथ आपका लोन टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। क्लियर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन बांटे जाते हैं वही एग्रीकल्चर क्रेडिट एक तरीके से, ठीक। या तो ये इनपुट एक्टिविटी के लिए होगा, और या तो वो आउटपुट एक्टिविटी के लिए होगा, ठीक है ना। क्लियर। तो ये तो हमने थोड़ा ये बता दिया कि एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है हमारा कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि if we talk about if we talk about the types of टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, क्रेडिट या लोन जो भी आपको लिखना है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, देयर आर 3 टाइप, ठीक है। 3 तरीके का होता है। आप इस सेंटेंस को अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। पहला तरीका होता है आपका शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट वो होता है जो आपके 15 महीने से कम के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये सब आपको किताब में मिल जाएगा।
दूसरा क्या होता है आपका मीडियम टर्म होता है। मीडियम टर्म बच्चों जो होता है वह 15 महीने से लेके आपका कितने तक, 5 साल तक के लिए दिया जाता है। ठीक है। और जो तीसरा होता है, स्लाइड में हम जाते हैं, तीसरा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लोन होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, और ये जनरली 5 साल से ज़्यादा के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर। आप चाहें तो इसी में, ठीक है, अगर क्वेश्चन बहुत क्या है आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो इसी में आगे एक और लाइन लिख के कि जो 15 महीने से कम के लिए दिया जाता है। और ये स्पेशली सोचो जो लोन आपका 15 महीने से कम के लिए है, तो वो किसान वह किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करेगा। या तो वो क्या करेगा, बीज खरीदने के लिए यूटिलाइज करेगा, या फर्टिलाइजर खरीदने के लिए करेगा, ठीक है, या जो लेबर उसके खेत में काम कर रही है उनको पैसा देने के लिए। ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो कि जर्नली, ठीक है, क्लियर। पूरी स्पेलिंग आप लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। इट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, शायद इधर मेरी पिक्स आती है तो आपको दिखता नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि जनरली इट इज यूज्ड फॉर बाइंग द सीड्स, ठीक है, एंड बाइंग द फर्टिलाइजर और गिविंग वेजेस टू लेबर एक्सेट्रा, जिससे आपके आंसर में और ज़्यादा मजबूती है। ऐसे अगर मैं मीडियम टर्म की बात करें तो 15 से 5 साल के लिए मिलता है। ठीक है, ये भी मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेंगे क्योंकि इधर मेरी पिक्स आती है तो आपको दिखता नहीं है। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो कि ये जो मिड टर्म या मीडियम टर्म लोन होता है किसान क्यों लेता है। जनरली ये देखा गया है कि अपने जानवरों को खरीदने के लिए, कुछ पंपिंग सेट को खरीदने के लिए, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अगर कुछ उसे इन्वेस्टमेंट करना है तो वो ऐसे लोन के लिए क्या करता है, अप्लाई करता है। ठीक है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, जो आपके 5 साल से भी ऊपर है, तो इसके लिए वो क्या करता है, कभी कुछ जमीन खरीदने के लिए करता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बाइंग दी लैंड। ठीक। आप खुद देखो कि जब मैं भी आंसर राइटिंग कर रहा हूँ तो देखो कुछ पॉइंट मुझे लिखने के बाद याद आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वहां पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ तो मैं रब कर दे रहा हूँ, वहां पे काटोगे तो गलत असर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 6 महीने की आंसर राइटिंग करिए, आपका स्मूथली ये एग्जाम यूपीपीसीएस का 100% निकलेगा। हाँ, और जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो यानी कि आप मेंस का कवरेज कर रहे हो, मेंस के कवरेज के साथ साथ प्रीलिम्स की भी कवरेज आपकी होनी चाहिए। अगर आप खाली प्रीलिम्स की कवरेज करोगे तो भैया ये एग्जाम नहीं निकलने वाला। प्रीलिम्स की और मेंस दोनों को साथ साथ लेके चलो, रिस्क लो, रिस्क लेने वाला ही क्या करेगा, विजेता बनेगा। ठीक। अब इसमें क्या है, ये जमीन के लिए होता है, ठीक है, या किसी को बड़ी मशीनरी खरीदनी है, बड़े किसान हैं, ट्रैक्टर टरबाइन जो है, थ्रेसर खरीदना है, कंबाइन खरीदनी है, तो उसके लिए जो है वो लोन हो जाता है। ठीक। अब इसके बाद हम फिर से अपने आंसर पे आ जाते हैं। हम चाहें तो इस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और जो है हमारा मीडियम टर्म जो लोन हम दे रहे हैं, इसमें सरकार का हम टारगेट भी लिख सकते हैं, जैसे कि इन रिसेंट बजट। ठीक है, ऐसी चीजें लिखने से नंबर बढ़ते हैं। इन रिसेंट बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप पूरा लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट दी टारगेट ऑफ, कितने का रखा है टारगेट, 18 लाख करोड़ का। कितना, 18 लाख करोड़ का फॉर ईयर 2022-23। तो बजट की कुछ चीज़ याद आती है या इकोनॉमिक सर्वे की कुछ चीज़ याद आती है तो उसको भी आपको एडिशन करना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। और इसके अलावा एक और जो है आपका जो है इसी साल जो है आपकी आरबीआई ने लिमिट बढ़ाई है, पहले मैं बता देता हूँ क्या है। एक्चुअली में आरबीआई जो है कोलेट्रल फ्री जो लोन देते हैं, यानी बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे, वो पहले किसान को 1 लाख रुपए तक मिल जाता था। यानी कि कोई भी किसान जा रहा है, ठीक है, बैंक में, अगर उसे 1 लाख रुपए तक का लोन ले रहा है तो बैंक उससे कुछ भी गिरवी चीज नहीं मांगेगी। ठीक है, अब इस लिमिट को बढ़ा दिया है, अब इस लिमिट को 1.6 लाख कर दिया गया है। यानी कि 1,60,000 तक आप क्या है बिना किसी चीज को गिरवी रखे ले सकते हो लोन। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कोलेट्रल फ्री लोन। ठीक है, क्लियर। तो आप ये भी लिख सकते हो कि टू इनहेंस, और ऐसा क्यों किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को हम क्या कर सकें, कवर कर सकें। ठीक है, टू इनहेंस कवरेज ऑफ, और ऐसे छोटे लोन कौन लेता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर लेते हैं। ठीक है ना, कभी फार्मर पे भी क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ बता देंगे कि क्या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं। ठीक है, उसको अभी हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। फिर आंसर, टू इनहेंस द कवरेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल, ठीक है, फार्मर्स, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, क्या करा है, हैज
increased the collateral free loan from 1 lakh to 1.6 lakh रिसेंटली। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्लाइड क्या हो गई, अपना आगे भाग गई, प्रीवियस पे आओ। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि सरकार भी कोशिश कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कोशिश कर रही है। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हमने समझा कि एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सरकार का टारगेट क्या है। अब इसमें अगर हम ज़्यादा पॉइंट लिखते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रैक से उतर सकता है। तो चुपचाप से हम क्या करते हैं, आंसर के मेन जो है थीम पे आ जाते हैं। एक बार फिर से मैं जो है लेके जाता हूँ इशू पे। ठीक है, तो आप सीधे हेडिंग डालिए क्या इशू है। ठीक, तो हमने 2 स्लाइड ली, मेरे ख्याल से पन्ने होंगे तो एक ही पन्ना हुआ होगा आपका पेज। तो अब हम सीधे हेडिंग डालते हैं। आप चाहे हेडिंग डाल के लिखें या एक पैराग्राफ छोड़ के लिखें, बात एक ही है। कुछ बच्चे हेडिंग भी डालते हैं तो हम भी हेडिंग डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इशूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर क्रेडिट। ठीक है, अब जो मैं आपको इशू बता रहा हूँ, ठीक है, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे और यहीं से आपको जो है क्या मिलेगी, एक तरीके से सिग्निफिकेंस या क्या ज़रूरत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, इवन यूपी पीसीएस एग्जाम में भी। ठीक है, इसकी महत्वता आज आपको पता चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला इशू अगर हम बात करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये है कि एग्रीकल्चर लोन, ठीक है, या एग्रीकल्चर क्रेडिट का वॉल्यूम मतलब मात्रा पिछले 10 सालों में तो बढ़ी है। ठीक है, लेकिन ये मात्रा लोन की बढ़ी है, लेकिन उसका इफेक्ट अगर हम एग्रीकल्चर पे देखें तो वो डिटेरियोरेट हुआ है। यानी कि कुछ ऐसा संबंध नहीं आ रहा है कि जितना ज्यादा एग्रीकल्चर लोन बांटो उतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, उतना ज्यादा किसानों की आय बढ़े, ऐसा नहीं हो रहा है। लोन की मात्रा बढ़ती जा रही है लेकिन एग्रीकल्चर डिटेरियोरेट होती जा रही है। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच है और उसी मिसमैच को हम आगे वाले पॉइंटों में समझेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं दी वॉल्यूम, आप दी शब्द लिखा हो या वॉल्यूम लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इम्प्रूव्ड ओवर लास्ट डिकेड्स, पिछले 10 सालों में। ठीक है, बट द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ क्या हुई है, ओनली, वो केवल डिटेरियोरेट हुई है, यानी कि खराबी की तरफ गई है। ठीक है, आप चाहे तो इसको फिर से भाग गया, इसलिए मैं नीचे देख के लिखना चाहता हूँ कि जो ये हमारा क्या कहते हैं इसको, पेन टैप का जो ये एरिया होता है ना, इस एरिया से जैसे हम बाहर निकलते हैं तो वो आगे भाग जाता है। एक चलो, आगे देख के लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत होता रहेगा, आप उसको थोड़ा बहुत झेल लेना। ठीक है, तो मेरा मतलब ये था कि एग्रीकल्चर की क्वालिटी क्या है, गिर रही है। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू ये है कि आपका, अगर हम यह देखें पिछले 10 साल में, ठीक है ना, एग्रीकल्चर क्रेडिट 500% से बढ़ा है। और 500% छोटी मोटी परसेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर क्रेडिट 500% से बढ़ा तो यानी कि बहुत सारे किसान कवरेज होने चाहिए थे इसमें। लेकिन अगर हम स्मॉल और मार्जिनल की बात करें तो उसमें अभी भी केवल 20% क्या है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर क्या है कवरेज में आते हैं। यानी कि ये सारा लोन किसको बांटा गया है, बड़े किसानों को। ठीक है, और आगे चल के आपको पता चलेगा इनफैक्ट इन्होंने बड़े किसानों को भी नहीं बांटा है, इन्होंने एग्री बिजनेस कंसोर्टियम को बांटा है। यानी एग्रीकल्चर के नाम पे जो प्रोसेसिंग प्लांट या एग्रीकल्चर के नाम पे जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, उन पे ज्यादा क्या करा है, आपका पैसा खर्च करा है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसका जो आपकी क्या कहते हैं एक तरीके से अकाउंटिंग होती है तो वो एग्रीकल्चर लोन में ही जाती है। अरे एग्रीकल्चर फील्ड में जाके लोन दो तभी एग्रीकल्चर सुधरेगी, ये नहीं कि किसी आप बिजनेस कंसोर्टियम को दे रहे हो एग्रीकल्चर के नाम पे। कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे थोड़ा हम लिख लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इन दी लास्ट 10 ईयर, ये सब कितनी प्यारी एनालिसिस आई थी, ये किसी किताब में नहीं मिलने वाली। ठीक है, इन द लास्ट 10 ईयर
एग्रीकल्चर। अब मुझे खुद बताना और ये भी मुझे बताना है आज के इस वीडियो के कमेंट में कि द हिंदू पढ़ना और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, इवन यूपी पीसीएस के लिए। ये दुर्भाग्य है हमारा कि यूपी पीसीएस जैसी पढ़ाई के लिए बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि द हिंदू नहीं पढ़ना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं पढ़ना चाहिए। पता नहीं कौन से बाबा आलम के जमाने में, 2017 से पैटर्न चेंज हो गया है। आज अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करोगे तब जाके यहाँ पे रैंक 1 लगेगी, और बहुत सारे बच्चे लगा भी रहे, ठीक है। लेकिन यही हमारे उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि यार थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ। अगर आप हिंदी माध्यम के, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो द हिंदू को भी हिंदी में बोल के पढ़ाते हैं। अगर टीचर नहीं मिले तो खुद भी तो कर सकते हो यार, एक डिक्शनरी डाउनलोड करके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लो डिक्शनरी का, ठीक है। कुछ तो ट्रांसलेट करके सीखो और कुछ दिनों बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये खबर के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसको अपने हिंदी माध्यम में लिख दो, ठीक है। रैदर देन ये कहना कि नहीं हम हिंदी माध्यम से निकालेंगे, माध्यम का कोई लोचा नहीं है। हिंदी माध्यम वाला भी टॉप रैंक लगाता है। अन अकेडमी से भी हिंदी माध्यम वाले ने रैंक 4 लगाई, समझ में आया, क्लियर। लेकिन वो भी मेरी क्लासों में पढ़ता था, ठीक है, उसने कभी हिंदी इंग्लिश का ऐसा कुछ नहीं करा। पढ़ो सारी चीजें, ठीक है, उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके हिंदी में उतार दो, समझ में आया। और खाली अगर आप ये बोलोगे कि नहीं तो द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस ये तो कभी हिंदी में छपेगा नहीं, और आप वंचित रह जाओगे क्वालिटी एजुकेशन से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस को पॉलिटिसाइज बहुत ज़्यादा कर रखा है, ठीक है। इस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। बच्चे को खुद समझना चाहिए कि हिंदी मीडियम वाला भी रैंक लगाएगा, इंग्लिश मीडियम वाला भी रैंक लगाएगा, अगर आपकी कॉपी में क्वालिटी है तो। और क्वालिटी के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और शुरुआत शुरुआत के टाइम पे ही थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, 10-15 दिन बाद पूरी एकदम थीम बन जाती है, क्योंकि वही शब्द बार बार रिपीट होते हैं और उससे आपकी पर्सनालिटी भी क्या होती है, निखरती है, ठीक है। इन द लास्ट 10 ईयर एग्रीकल्चर credit has increased by 500%, but has not क्या लिखें कि ये कुछ ही किसानों तक भी नहीं पहुंच पाया, हैज़ नॉट रीच लिख देते हैं, हैज़ नॉट रीच्ड टू इवन, ठीक है, 20% ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है, क्लियर। अब ऐसा कैसा लोन आपने कहाँ बांटा है कि जो 20% स्मॉल और मार्जिनल को भी नहीं कवर कर रहा, तो कितनी भी ये क्या है, गलत बात है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है और वो बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है कि अगर हम इस एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है बहुत सारे किसान ट्रैक्टर लेने के लिए भी लोन लेते हैं। ट्रैक्टर एक क्या है, आपकी महंगी जो है आपकी कीमत की आती है। आपको जान के हर्ष, ये कहते हैं हर्ष नहीं, एक मतलब एक तरह से दंग रह जाओगे कि भारत में 95% ट्रैक्टर आज जो किसानों के पास है, पता है उनको फाइनेंस जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने करा है, ठीक है। यानी इन बैंकों ने केवल 5% ही ट्रैक्टरों को फाइनेंस करा है, 95% ह्यूज अमाउंट है। मैं नहीं कह रहा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये देखो कि जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्राइटेरिया बना रखा है, तो ये हमारी जो पीएसबी है, जो कमर्शियल बैंक है, ये क्या कर रही हैं केवल 5% ही ट्रैक्टर इन्होंने फाइनेंस करे, कितनी गलत बात है, ठीक है। तो इसको लिखो, डिस्पाइट डिस्पाइट एन इंक्रीज इन एग्री क्रेडिट, इवन टुडे 95% of tractors and agri implements are financed by non-banking financial institution, ठीक है। ये कुछ भी आपको किताबों में नहीं मिलने वाला, ठीक है, INSTITUTION, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक। तो ये तो हालत है, यही तो पूछ रहा है इशू, यही तो इशू है, ठीक। अगला इशू क्या आता है आपके सामने, अगला इशू ये आता है, और ये सर्वे करा था एनएसएसओ ने, ठीक है ना। इन्होंने ये सर्वे करा कि एक्चुअली में
ये एग्रीकल्चर लोन है, ठीक है। और एक तरीके से एग्रीकल्चर में सब्सिडी भी बोलूँगा इसको। क्यों बोलूँगा? क्योंकि भैया ये एग्रीकल्चर लोन उस ब्याज पे नहीं मिल रहा है जिस ब्याज पे हमें मिलता है कोई अन्य लोन। हमें अन्य लोन कोई 11% पे मिलता है, 12% पे मिलता है। कोई कार लोन ले रहा है, कोई जो है आपका हाउस लोन ले रहा है, कोई जो है एजुकेशन ले रहा है 11-12, ठीक है। किसानों को एग्रीकल्चर लोन जो है आपका कम परसेंटेज में मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, सब्सिडाइज लोन है, ठीक है। और ये सब्सिडाइज लोन है तो ये सब हमारे पैसों का ही क्या है, इस सब्सिडी में यूज हो रहा है, ठीक। अब यानी कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, अगर इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है, ठीक है, तो यानी कि इसका जो है फायदा सारे किसानों को होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस सब्सिडी की भी लूट जो है बड़े किसानों ने ली है। यानी कि बड़े किसानों ने ज्यादा क्या करा है, एग्रीकल्चर लोन का फायदा उठाया है। क्या ये बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं कि द बल्क ऑफ सब्सिडी हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम क्या, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर टू बिग फार्मर और इवन एग्री बिजनेस कंपनी, ठीक है। और जहां बड़े फार्मर और एग्री बिजनेस कंपनी है तो छोटे फार्मर को कौन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आप जो है सर्वे लिखें। इस सर्वे को अलग स्लाइड से लिखें, चलो यहाँ से लिख लेते हैं क्योंकि इधर की तरफ मेरी पिक्स आती है तो आपको दिखता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, ठीक है, बाई NSSO, the share of institution share of institution लोन, ठीक है, शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन लोन ऐसा कर देते हैं, हाँ हाई शेयर कर देते हैं, ठीक है। दी हाई शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन लोन हैज बीन ग्रैब, ठीक है, बाई बिग फार्मर्स, बिग लिखा है, ठीक है, बिग फार्मर्स एंड क्या, एग्री बिजनेस हाउसेस, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक। कोई पॉइंट समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अगली आंसर राइटिंग कराते समय मैं उसको और ज़्यादा क्लियर करने की क्या करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, ठीक। ये क्या हो गए आपके कितने इशू हो गए, प्रीवियस स्लाइड में जाएं तो हमारे 4 के आसपास क्या हो गए, इशू हो गए हमारे, ठीक है। अगला इशू क्या है, एक केस स्टडी करी गई खासकर मुंबई सिटी और उसके आसपास के अर्ध शहरी इलाके टाइप के जो होते हैं, यानी कि सबर्ब्स जिनको हम बोला जाता है, ठीक है, उस पूरे इलाके में, ठीक है, एग्रीकल्चर के नाम पे सारा का सारा लोन, ठीक है, क्लियर, आपका प्रायिकता से एग्री बिजनेस कंपनियों को दिया गया। समझ में आया? क्लियर? ठीक। क्योंकि एग्री बिजनेस कंपनी भी एग्रीकल्चर लोन में ही काउंट होती है, ठीक है। अब आप सोच लो कि जब प्रायिकता एग्री बिजनेस जो है हाउसेस को दी गई, ठीक है, तो किसानों का नंबर क्या आएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? और यह स्टडी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2017 में स्टडी हुई थी, ठीक। क्लियर? तो हम इसे लिखने की कोशिश करें, ठीक। और जहाँ तक हमारा अनुसार है कि 53% के आसपास एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है, जो नाबार्ड ने दिया था महाराष्ट्र को, स्पेशली मुंबई और उसके आसपास के सवर्न इलाके के लिए, तो वो उसका 53% भाग जो है किसको, एग्री बिजनेस एंटाइटी को आंख बंद करके दे दिया गया, जबकि वो किसानों के पास जाना चाहिए था, ठीक। तो लिखो इन 2017, ठीक है, 53 यानी 53% ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, और ये किसने दिया था, नाबार्ड ने, डेट नाबार्ड प्रोवाइडेड टू महाराष्ट्र वाज
allocated to Mumbai city and suburbs where there are no agriculture, only agri बिजनेस। ठीक है, अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा आपको जो है अलग तरीके से बता दिया। इसका मतलब ये है कि जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके में आपने जो है नाबार्ड के इतने ह्यूज अमाउंट के 53% को बांट दिया, जबकि वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटी थी नहीं। आपको बांटना था तो आपने एग्री बिजनेस में ही उसको लगा दिया। ठीक है ना, ये है इसका मतलब। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है? अगला पॉइंट अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये हालत जो है केवल महाराष्ट्र में नहीं, ये हालत लगभग लगभग सभी प्रदेशों में है। ठीक है ना, एक स्टडी आई थी जिसमें बताया गया था कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर, कुछ राज्यों में उसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि केरला में 300% से ज़्यादा का पेनिट्रेशन है, आंध्र प्रदेश में 250% से ज़्यादा का पेनिट्रेशन है, तमिलनाडु में पेनिट्रेशन है। अब आप सोचो कि एग्रीकल्चर लोन का पेनिट्रेशन इन राज्यों में ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं कोई और राज्य छूटेगा, यानी कहीं पे स्कार्सिटी है और कहीं पे आप ज़रूरत से ज़्यादा एग्रीकल्चर लोन क्या कर रहे हो, बांट रहे हो। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें, हमारे पास जितने भी प्रदेश हैं सब प्रदेशों में अकॉर्डिंग टू वहाँ पे फसल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, हमें वहाँ पे भी लोन बांटना चाहिए। ठीक है, सरकार को बीच में गारंटर बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो अमीर लोग हैं उन्हीं उन्हीं राज्यों को, या जहाँ से आपकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी हो रही है वहीं पे आप क्या कर रहे हो, लोन को बढ़ाते जा रहे हो। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है ना, क्लियर? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो लोन डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता बोली जा सकती है। ठीक है ना, तो देर इज ए inequality in distribution of agriculture loan। ठीक है, there is an inequality in distribution of agriculture loan in states of India। भारतीय राज्यों में बहुत अंतर है। जैसे कि अगर हम बात करें केरला, ठीक है, 300% से भी ज़्यादा इसमें पेनिट्रेशन कर रखा उन्होंने। जैसे कि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, ठीक है, 250 से भी परसेंट से भी ज़्यादा क्या है यहाँ पे पेनिट्रेशन है। ठीक है, तमिलनाडु में, अगर आपको परसेंटेज नहीं पता है तो आप लिख सकते हो कि केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, आपका तेलंगाना हो गया। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 ये स्पेशली दिखाए गए थे न्यूज़ में कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन ज़्यादा बांटे जा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो और राज्यों में नहीं बांटने चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट का क्या होना चाहिए आपका, एक रीजनेबल और एक सस्टेनेबल वे में हर राज्यों को होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, ये परसेंटेज से अगर आप कन्फ्यूजन हो तो आप इसको हटा सकते हो। वैसे एक्चुअली में परसेंटेज ये है कि आपका, कि राज्य की जीडीपी के सापेक्ष ऐसा कुछ उन्होंने निकाला था कि उनकी एग्रीकल्चर जीडीपी भी नहीं है इतनी, उससे भी ज़्यादा उनको लोन बांट दिया गया। ठीक है, तो इतना डीपली जाने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जितना लिखोगे उतना अगर समझा नहीं पाए तो उतना फंसोगे भी। ठीक है ना, क्लियर? तो ये जो है आपके 5 6 इशू जो मेरे को याद है मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आर्टिकल में और भी इशू थे, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो एक आधे यहाँ पे जोड़ भी सकता है। और वैसे शब्दों की सीमा को भी थोड़ा हमें देखना है। ठीक है, फिर हम क्या कंक्लूड करेंगे, सिंपल सा कंक्लूजन कि हैंस वी कैन से दैट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर क्रेडिट, या लॉट ऑफ इशू इन एग्रीकल्चर क्रेडिट, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रेक्टिफाई ऑल द issue related with agriculture credit, ठीक है, as soon as possible। ठीक है, so that the farmer income कैन बी डबल, ठीक है, बाई 2025। इस तरीके की आप जो है फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिख सकते हो। ठीक है, अभी शुरुआत के आंसरों में कंक्लूजन पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक लेवल पे जब आप बैठ जाओगे उसके बाद हम आपको बहुत ही डायनामिक कंक्लूजन क्या करेंगे, लिखवाया करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। ठीक है ना, क्लियर? बाकी आज हमने अनअकैडमी की प्लस की क्लास में भी कितने 4 आंसर करे हैं। ठीक है,
जहाँ पे हमने आज सेल्फ हेल्प ग्रुप को ख़त्म करा है। किसको ख़त्म करा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को, 4 क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये मेरी क्लास की क्वालिटी अच्छी है, या आपको भी लगता है कि हमें औरों बच्चों से थोड़ा अहेड चलना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख लो, जनवरी के महीने में आप बैठे हुए हो, मई में आपका एग्ज़ाम है प्रीलिम्स, और सितंबर में आपका मेंस है। अगर आप सोच रहे हो कि प्रीलिम्स के बाद हम तैयारी करेंगे, तो इस 4 महीने में कोई इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएगा। 4 महीने में GS 1 2 3 4 को समझोगे, ऐसे को समझोगे, हिंदी को समझोगे, ठीक है, तो फिर उसकी आंसर राइटिंग कब करोगे? या एकदम से पढ़ के सीधे पेपर में बैठोगे? इसीलिए आंसर राइटिंग अभी से ज़रूरी है, और तभी आपका कम से कम 6 महीने का एवरेज आएगा। ठीक है, बीच में हम आंसर राइटिंग छोड़ देंगे जब हम क्या आ रहे होंगे, क्या कहते हैं, आपके अप्रैल वाले महीने में। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, मई की 14 को आपका एग्जाम है, अप्रैल पूरा मिलेगा, 45 दिन मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेंस के भी टॉपिक ख़त्म करते रहोगे, तो उससे आपका प्रीलिम्स और ज़्यादा मजबूत होगा। बिलीव मी, लोगों से थोड़ा अहेड होके आगे चलने की कोशिश करो, सिलेक्शन 100% होगा। गलती हम कर रहे हैं कि अभी भी हम प्रीलिम्स 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 चिल्लाए जा रहे हैं। ठीक है, और मे के बाद सोचेंगे मेंस की, गलत चीज़ है। ठीक है, और मैं खासकर ऐसे अभी शुरुआत में आंसर आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपके टॉपिक भी कवर हो। ठीक है, जैसे मैंने आज सेल्फ हेल्प ग्रुप कराया अनअकैडमी की प्लस की क्लास में, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। उससे पहले जो है मैंने एथिक्स का कराया था। ठीक है, मैं दोनों जगह यूट्यूब पे भी आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, अनअकैडमी के ऐप पे भी आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। एथिक्स के क्वेश्चन कराए, जिसमें हमने एथिक्स क्या है, एथिक्स के सोर्स क्या है, ठीक है, और मॉरलिटी क्या है, एथिक्स में अंतर क्या है, इन यूनिटी को हमने आंसर राइटिंग से खत्म कर दिया। ठीक है, तो करना तो पड़ेगा। हर टॉपर मेंस की तैयारी करता है, आप खुद बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में देख लो जहाँ पे टॉपर के वीडियो हैं, और वो सब आपको बोलते हैं कि यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है तो शुरुआत से मेंस पे फोकस करो। कहते हैं कि नहीं कहते? और ये आप भी सुनते हो, लेकिन आप सोचो जब आप अपनी खुद की तैयारी करने आते हो तो इसको कितना ज़्यादा इग्नोर करते हो, और प्रीलिम्स प्रीलिम्स का गाना गाने लग जाते हो 365 दिन। नहीं हो पाएगा भैया ऐसे। इवन प्रीलिम्स के जो डायनामिक क्वेश्चन आते हैं ना, जिन्हें छोड़ देते हो आप, ठीक है, जो बच्चा मेंस की तैयारी करता है वो उनको भी निपटा देता है बहुत प्यार से। एक बार प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस तो देखो, हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। आप इसको सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 44 से 55% सिलेबस सेम है, और सेम है तो भैया डे 1 से मेंस की भी तैयारी होनी चाहिए, मानो या ना मानो। करने वाले बच्चे कर भी रहे और सिलेक्शन ले भी रहे, और जो बेचारा नादान बच्चा है पूरी जान लगा रहा है प्रीलिम्स में, वही पॉइंटों को याद कर करके वह यह नहीं समझ रहा है कि ये एग्जाम केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई का नहीं है, इस एग्जाम की पूरी साइकिल को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इवन मेंस के बाद भी आपको जो है इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं तो इंटरव्यू मात्र 100 नंबर का है। जागो बच्चों जागो, आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे यार, इसको समझो। और हर चीज को पैसे में मत तोलो, पॉलिटिसाइज मत करो। मैं देखता हूँ आप फ्री की क्लास में सब कुछ पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो, वहीं आप देखो कि आपकी ईएमआई भी बन जा रही है, आपकी 400-500 रुपये पर मंथ की फीस जा रही है। ठीक है, उससे ज़्यादा की तो आप चाय पी जाते होगे। आप इस चीज़ को समझो, ये आपके जीवन का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। और आप इन्वेस्टमेंट करते नहीं हो, आप इधर से कुछ देख लिया, कल उधर से कुछ देख लिया, परसों उधर से कुछ देख लिया, आपको कुछ नोट्स भी नहीं बन रहे, आपकी कोई सर्विलेंस भी नहीं हो रही है, आपकी आंसर राइटिंग कोई चेक करने वाला भी नहीं है। ठीक है, इतना कठिन नहीं है ये एग्जाम, हमारी प्रोसेस ने इसको कठिन बना दिया है। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है, वैसे भी ये 10% की जगह अभी 23% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आप MKS लाइव रेफरल कोड यूज करिए। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है, ठीक है, वैसे ही स्लो चलना है, प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है, तो कोई बात नहीं, मैं तो आ ही रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। जितनी मेरी बस की बात होगी मैं उतनी आंसर राइटिंग कराऊंगा। ठीक है ना, लेकिन आपसे कह रहा हूँ कि जब अच्छा हो रहा है आपके संग, तो और भी अच्छा करने की सोचो ना। ठीक है ना, क्लियर? सब कुछ हम कराते हैं, पूरा प्रीलिम्स कराते हैं, प्रीलिम्स के नोट्स देते हैं, पूरा मेंस कराते हैं, मेंस के नोट्स देते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज कराते हैं, मेंस की 6 महीने की आंसर राइटिंग भी कराते हैं। ठीक है, इंटरव्यू असिस्टेंस भी मिलती है आपको, मात्र जो है 11,000 रुपये की फीस, वो भी 2 साल की फीस। और सोचो यूपी पीसीएस के अलावा SSC के भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, RO की भी कर सकते हो। इन सारे एग्जामों की, यूपी के द्वारा कराए गए सारे एग्जामों की फीस है ये। ठीक है ना, और किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, एक नहीं आपके पास 3-3 4-4 ऑप्शन है। ठीक है, तो सोचना। ठीक है, और जब समझ जाओ तो भैया MKS लाइव रेफरल कोड से आ जाना। ठीक है, आपको जितना डिस्काउंट अभी चल रहा है उतना ही डिस्काउंट MKS लाइव में भी मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी कि आप
पांचों उंगलियों को समान तोलें, ठीक है। परसेप्शन बदलो, सारी उंगलियां समान नहीं होती हैं, ठीक है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो, वो बात अलग है कि मैं यूट्यूब पे बहुत कम आता हूँ। अनअकैडमी की प्लस सेक्शन में जाके, एजुकेटर सेक्शन में जाके आप मेरी रैंक भी देख सकते हो, ठीक है। #1 मिलेगी आपको रैंक, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों टीचर ये इतने साल से रैंक 1 पे है, ठीक है। क्योंकि मेरे को इधर टाइम मिलता ही नहीं यूट्यूब पे, वो तो अब मैं आपके सामने इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर। तो इस चीज़ को समझो। कोरा पे खाली यही टाइप कर दो आप, यूपीपीसीएस कैटेगरी बेस्ट एजुकेटर, वहाँ पे भी आपको कोरा पे आंसर खुद दे देंगे। डीवाई कलेक्टर, डीवाई एसपी ने खुद आर्टिकल लिखा है मेरे लिए, आप इस चीज़ को समझो, ठीक है ना, क्लियर। ये है भैया एम के एस लाइव रेफरल कोड, ये है फीस। 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है। हालांकि हम तो चाहते हैं कि एक ही साल में आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपके एग्जाम की साइकिल ऐसी है कि 1 साल समथिंग महीना लग जाता है। अब 7,000 के बाद दोबारा 7,000 दोगे, ठीक है, तो फिर कितना होगा 14। इससे अच्छा एक ही बार में इतना देके जो है आप अपनी पूरी तैयारी करो। इसी में यूपी पीसीएस है, इसी में आर ओ है, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी के सारे एग्जाम हैं, इसी में बीएड है, इसमें सीटेट, सब कुछ एग्जाम है कि एक ही फीस है, ठीक है ना, क्लियर। तो कोशिश करना इस चीज़ को समझने के लिए। और ये ऑफर जो है 6 तारीख तक ही है, ऑफर 6 जनवरी तक ही है। आज 4 जनवरी हो रही है, ठीक है, 2 दिन बचे हैं। आइए एम के एस लाइव रेफरल कोड से 23% डिस्काउंट मिल ही रहा है, और मैं भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो किसी भी तरीके की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा, ये मेरी पर्सनल क्या है आपको गारंटी है। आइए अन अकेडमी पर जुड़िए प्लस के में, ठीक है। और नहीं जुड़ना है तो फिर यूट्यूब की क्लास है ही, और वो तो आप कर ही रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ठीक है। और इस एग्जाम को कठिन बनाते जा रहे हो। थैंक यू वेरी मच।